हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको कवर करेंगे। टोटल 200+ एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए सीरीज में कंटिन्यू। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस दैट यूज टू ऑब्टेन 8-year-old चाइल्ड्स एग्रीमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च, है ना। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ भी है, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ जो अदर ऑप्शन में टर्म मेंशन कर रखी है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का नाम पूछा, कौन सी प्रोसेस का, दैट यूज टू ऑब्टेन 8-year-old चाइल्ड्स एग्रीमेंट, है ना। 8 साल के बच्चे का आप एग्रीमेंट ले रहे हैं, और एग्रीमेंट किससे रिलेटेड, फॉर पार्टिसिपेशन इन रिसर्च, रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए 8-year-old चाइल्ड का आप एग्रीमेंट ले रहे हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, है ना। जनरली जो एग्रीमेंट लिया जाता है मोर देन 18 ईयर, स्पेसिफिक कंडीशन है तो उसे हम कंसेंट बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर रखी है कि 8 ईयर। तो एक चीज़ आपको क्लियर रखना, लेस देन 18 ईयर की एज वाले जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं 18 ईयर से लेस देन एज वाले, उनसे एग्रीमेंट लेने के लिए एक अलग टर्म यूज की जाती है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, असेंट। तो ये स्पेसिफिक टर्म आपको याद रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और फ्रीक्वेंटली रिपीट होता रहता है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना। तो असेंट यहाँ पे इसे बोला जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए में मेंशन कर रखा कंसेंट, तो वो मोर देन 18 ईयर जो एज के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे कंसेंट लेने के लिए यूज किया जाता है। तो ए हमारे यहाँ पर राइट नहीं बनेगा। माइनर एग्रीमेंट भी यहाँ पे नहीं बनेगा, स्पेसिफिक टर्म दे रखी है ना। तो माइनर कंसेंट एग्रीमेंट के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना, है ना। माइनर एग्रीमेंट या माइनर कंसेंट भी यहाँ पे लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है एक टर्म डी ब्रीफिंग। डी ब्रीफिंग मीन्स होता है बातचीत करना, समझौता करना किसी चीज़ के साथ, है ना। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पार्टिसिपेंट को समझाना, एक एज लाइक ग्रुप स्टडी, है ना। डी ब्रीफिंग मीन्स एक ग्रुप स्टडी की ये चीज़ होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंसेंट लिया जा रहा है, और वो भी 8-year-old चाइल्ड से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट नहीं है ना। किसका नहीं है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कंसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो पेशेंट को हम कंसेंट बताते हैं ना, यहाँ पे स्पेशली नर्सिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से बातें हम उसमें इंक्लूड करते हैं एक बात को छोड़ के हुए। तो वो जो नहीं है बात, वही हमारा राइट आंसर बनेगा। तो 3 तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होंगे और एक रॉन्ग होगा। जो रॉन्ग है वही यहाँ पे राइट बनेगा। एक्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं, पर्पज ऑफ स्टडी बिल्कुल बताते हैं ना। जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कंसेंट लिया जाता है, तो उनको पर्पज बताना होता है कि हम किस लिए रिसर्च कर रहे हैं ना। तो ये तो होगा एलिमेंट, इसलिए राइट आंसर नहीं है हमारा, है ना। नेक्स्ट है हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस, कि आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी नर्सिंग रिसर्च का टॉपिक है, या हम डिज़ाइन की बात करें तो वो सेलेक्ट करेंगे, तो वो भी उनको बताना है ना कि किस प्रकार आप जो डाटा है वो कलेक्ट करेंगे, तो ये भी बताना। दैट मीन्स कि ये भी एलिमेंट होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर ये नहीं है। नेक्स्ट हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेटिव प्रोसीजर इफ़ एनी। मतलब क्या है कि अगर आप कोई डिज़ाइन चेंज करते हैं, कुछ डाटा कलेक्शन की टेक्निक चेंज करते हैं, कुछ अदर प्रोसीजर आप चेंज करते हैं इन बिटवीन रिसर्च, है ना। इन बिटवीन रिसर्च आप चेंज करते हैं, तो वो आपको पहले ही बताना पेशेंट को ना, कि अगर इन केस कुछ हैपन हो जाता है या प्रॉपर डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते हम, तो इन बिटवीन प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये भी आपको उसी टाइम बताना, कंसेंट लेने के टाइम। तो ये भी एलिमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी मेंशन करा का, ऑफर आंसर ओनली फॉर सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ये गलत बात बोल दी बिल्कुल। क्यों गलत है, क्योंकि हमें जो आंसर्स है वो जितने भी पेशेंट हमें पूछेगा किस हमारी रिसर्च से रिलेटेड ही होंगे, तो रिसर्च से रिलेटेड जितने भी वो क्वेश्चन पूछेगा उसके हमें आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि ओनली सेलेक्टिव क्वेश्चंस के हमें आंसर देना ना। तो यहाँ पे लिखा ओनली फॉर सेलेक्टेड क्वेश्चन, तो ये गलत बात है, ये एलिमेंट नहीं है ना। ऑफर आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन तो वो एलिमेंट बनता है, लेकिन ओनली फॉर सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए ये एलिमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि सॉरी राइट आंसर बनेगा ना, मैंने यहाँ पे क्रॉस चिन्ह लगा दिया। राइट आंसर बनेगा क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी क्यों नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी ही राइट क्यों है, उसका आंसर आपके सामने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, ए प्रोसेस इन विच नो वन इंक्लूडिंग रिसर्चर्स कैन लिंक सब्जेक्ट्स विद द डाटा दे प्रोवाइड इज नोन एज, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के अंदर इवन रिसर्चर तक को जो सब्जेक्ट्स है, जो टॉपिक्स है या जो हमें डाटा प्राप्त हो उसके बारे में मतलब वो लिंक नहीं है। एग्जैक्टली हम बात करें तो जो डाटा हमें मिला उसकी प्राइवेसी मेंटेन की जा रही है ना। ये कुल मिला के क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, कुछ अलग लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन कर रखी है, लेकिन अल्टीमेट इस क्वेश्चन का मीन्स यही है कि जो हमें सब्जेक्ट्स मिला या जो डाटा हमें मिला उसकी प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी है, उसको प्राइवेसी को ब्रेक डाउन नहीं करना। तो उसे हम क्या टर्म देते हैं ना, मतलब प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ आ रही है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिखा हुआ कोनुबियलिटी। कोनुबियलिटी मीन्स होता है मैरिटल स्टेटस, है ना। ये टर्म भी आपको याद रखना, ये चीज़ भी आ सकती है ना। इसका मतलब होता है मैरिटल या वैवाहिकता, है ना। तो कोनुबिलिटी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मतलब मैरिज या मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन में कोई बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मीन्स होता है कि जिसका कोई नेम नहीं हो, है ना, विदाउट नेम या एब्सेंस ऑफ नेम, कि किसी भी चीज़ का कोई नेम नहीं है, किसी पर्सन का नेम नहीं है ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एनोनिमिटी, है ना। ए मीन एब्सेंस, नोनिमिटी मीन्स नेम, तो एब्सेंस ऑफ नेम, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा ना, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारा बी ऑप्शन, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, इसका मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ जो आपने की है उसके रिस्पॉन्सिबल आप है ना। मतलब किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली एक प्रोसीजर होती है, उसे हम अकाउंटेबिलिटी बोले। हिंदी में बात करें तो उत्तरदायित्व, है ना। तो आप भी रेस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अकाउंटेबिलिटी, है ना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ये टर्म भी आपको क्लियर रखना। तो ये भी यहाँ पे हमारा नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेन करना किसी पर्सन की, ना। यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड जो डाटा उसकी प्राइवेसी मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिडेंशियलिटी इस प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें पेशेंट के डाटा आउट नहीं किए जाएंगे या उनको प्राइवेट रखा जाएगा। तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो क्लियर है चारों टर्म, और राइट आंसर क्या है इसका वो भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने, ए फाइनल स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस फॉर ए रिसर्चर इज टू, है ना। हम देखो नर्सिंग रिसर्च की स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है, वो भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो उसके फाइनल स्टेप क्या होगी, है ना, वर्ड पकड़ना। फाइनल स्टेप पूछा सबसे लास्ट में कि रिसर्च कंप्लीट होगी, नाउ व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप, वो हमें फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा एनालिसिस द फाइंडिंग्स, इंटरप्रेट द डाटा, डिसेमिनेशन ऑफ द डाटा, या बोल सकते हैं हम डिटेल से डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो देखो चार अलग अलग ये चारों स्टेप है, लेकिन फाइनल स्टेप में फाइंड आउट करना। तो देखो ऑप्शन ए और बी दोनों एक जैसी ही बातें कर, एनालाइज करना, जो हमें डाटा मिला रिसर्च स्टडी में, हमने जो कलेक्ट किया सैंपल, वो डाटा मिला, उस डाटा को एनालाइज करना है या उस डाटा को इंटरप्रिएट करना, दोनों एक ही बात बोलते हैं ना। दोनों एक ही बात बोल रहे, दोनों ऑप्शन में एक जैसी बातें हो रही, इसलिए ये नहीं होगा, है ना। और वैसे भी ये फाइनल स्टेप नहीं है, फाइनल स्टेप अभी दूसरी आएगी जो कि हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, है ना। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ठीक से देखना है, फ्रेमवर्क, डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, दैट मीन्स कि डिज़ाइन प्रिपेयर करना। एक प्रकार से हम बोलते हैं डिज़ाइन इनिशियल स्टेप में प्रिपेयर की जाती है ना, जो नर्सिंग रिसर्च की डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी डिज़ाइन में हमें फ्रेमवर्क बनाना, तो ये इनिशियली स्टेप में इंक्लूड होती है, नॉट फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप क्या होता है, डिसेमिनेटिंग द फाइंडिंग्स या डिसेमिनेशन द डाटा। जो भी हमें नर्सिंग का डाटा मिला, जो हमने नर्सिंग रिसर्च की है, उसका जो भी हमारा आउटकम आया, उसको क्या करना, डिसेमिनेट करना, या उसको हम बोल सकते हैं कम्युनिकेट करना, है ना। उसको कम्युनिकेट करना, लोगों तक उसे बताना कि ये चीज़ करने से ये होता है ना। मतलब जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक है वो आपने फाइंड आउट किया, और उसका जो आपके सामने आउटकम आया उसको कम्युनिकेट करना पर्सन के प्रति। तो डिसेमिनेट लिखा हो या यहाँ पे कम्युनिकेट लिखा हो, दोनों एक ही बात है ना, तो ये चीज़ भी याद रखना। तो डिसेमिनेट और कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स इज द फाइनल स्टेप ऑफ नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस, ये यहाँ पे क्लियर रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट बनेगा। क्लियर है फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, विच फॉर्म ऑफ रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ प्रीमिसेस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, मतलब रीजनिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो रीजनिंग की टाइप से रिलेटेड है कि यहाँ पे कौन सी रीजनिंग मेंशन करेगी, कैसे पता चलेगा।
तो यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है कि रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ प्रीमिसेस। मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए कि जनरल डाटा है, वहाँ से हमें एक स्पेसिफिक डाटा निकालते हैं, है ना। हमें बहुत सारे जनरल आइडियाज़ है या बहुत सारे जनरल हमारे पास डाटा है, उनमें से हमें एक स्पेसिफिक डाटा ड्रॉ करना है या एक स्पेसिफिक डाटा सेलेक्ट करना है या निकालना है। तो उस प्रकार की रीजनिंग को क्या बोलते हैं? देखो, दो प्रकार की रीजनिंग होती है। एक तो हम स्पेसिफिक डाटा से जनरल डाटा की तरफ जाते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक डाटा मिल गया, उसको फिर हम ओवरऑल जनरली अप्लाई करते हैं। एक रिसर्च तो ये होती है। और यहाँ पे रिसर्च मेंशन कर रखी है कि जनरल डाटा हमें मिला, उसे हमें स्पेसिफिक फाइंड आउट करना। तो इस प्रकार की रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेंशन कर रखा प्रोबेबिलिस्टिक, है ना। प्रोबेबिलिस्टिक मीन्स होता है कि संभावना या किसी चीज़ का हम जैसे प्रिडिक्शन लगाते हैं, लाइक हम बोल सकते हैं, तो उससे रिलेटेड। तो इस टर्म का यहाँ पे कोई मीन्स नहीं निकल रहा, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है रेशनलिज्म। रेशनलिज्म भी एक स्पेसिफिक टाइप की रीजनिंग होती है जिसमें हम वाई के प्रति डिस्कस करते हैं कि किसी चीज़ का कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, जो भी कोई थिंग्स है उसका कंक्लूजन निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, क्या उसके पीछे रीज़न है ना। जो रेशनल होते हैं, हमारे क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया जाता है कि रेशनल है कि राइट आंसर है यहाँ पे जैसे बनेगा तो वही क्यों बनेगा, उसको बोलते हैं रेशनल है। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे कोई बात नहीं की क्वेश्चन में, तो ये भी हमारा राइट नहीं होगा। अब रहती है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए और सी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इसके अपोजिट होती है। इसके अपोजिट क्या कि स्पेसिफिक चीज़ों से जनरल चीज़ों की तरफ जाना, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ड्रॉइंग ए स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रोमिसेस या सेट ऑफ डाटाज। तो इसे क्या बोलेंगे? अब डिडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, चीज़ें क्लियर रखना है ना, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है ना। सिंपल चीज़ रखना है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है हमारी, उसमें तो क्या किया जाता है? तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं? स्पेसिफिक टू, है ना, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ बढ़ते हैं ना। किसी भी डाटा में स्पेसिफिक डाटा मिला है उसको जनरलाइज करना, तो स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ बढ़ते हैं। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं? जनरल टू स्पेसिफिक तरफ बढ़ते हैं, है ना। दोनों चीज़ें में आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर रखना है ना, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक टाइप की रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग। और स्पेसिफिक टू जनरल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है जनरल डाटाज है, वहाँ से हम स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनअप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, है ना। ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनअप्रोप्रिएट रिगार्डिंग टू लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। मतलब साइंटिफिक मेथड की लिमिटेशंस होती है जो भी, उससे रिलेटेड इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट या इनअप्रोप्रिएट डाटा कौन सा, वो हमें फाइंड आउट करना। मतलब क्या कि यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट है वो तो अप्रोप्रिएट है साइंटिफिक मेथड की लिमिटेशन से रिलेटेड, लेकिन एक है जो इनअप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रहा उसके लिमिटेशन से रिलेटेड, वो कौन सा होगा, वो हमें फाइंड आउट करना। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए में मेंशन कर रखा है कंट्रोलिंग एक्सटर्नल वेरिएबल्स, है ना। एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो कि रिसर्च को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो उनको कंट्रोल करना एक साइंटिफिक मेथड के कंट्रोल में नहीं है ना। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा उनको, है ना। देखो, चीज़ों को समझना है ना। नर्सिंग रिसर्च में यही होता है, रिसर्च में यही होता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं है ठीक से, है ना। अगर चीज़ आपने समझ ली तो सारे डाउट्स क्लियर है। तो पहला ऑप्शन क्या है? कंट्रोलिंग एक्सटर्नल वेरिएबल। तो ये इसकी लिमिटेशन में कवर होता है ना, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पाता है जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल्स होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी है कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। जो प्रॉब्लम्स आती है नर्सिंग रिसर्च के अंदर, उनको मेजर नहीं कर पाते ऑलरेडी, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि इस लिमिट तक वो मेजर्स कर पाएगा, उसके बाद मेजरमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम्स का। तो ये लिमिटेशन के अंदर इंक्लूड है, तो ये अप्रोप्रिएट है, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें तो इनअप्रोप्रिएट ढूंढना, वर्ड पकड़ना है ना, चीज़ को समझना है। ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि देखो, डिफरेंट टाइप के पर्सन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, डिफरेंट टाइप का बिहेवियर होता है ना। तो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को समझना नॉट ए ईजी थिंग,
है ना। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट, कि ये एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे साइंटिफिक मेथड जाके लिमिटेड हो जाता है कि ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को समझना आसान नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी बोलना चाह रहा है। तो बिल्कुल सही है, ये इसकी लिमिटेशन में आता है, इसलिए ये अप्रोप्रिएट है ना कि इनअप्रोप्रिएट। ऑप्शन नंबर बी है प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग रिसर्च फंड। तो फंड अरेंज करना कोई लिमिटेशंस नहीं है ना, जितना रिक्वायरमेंट है रिसर्च स्टडी के लिए या आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए तो वो अरेंज हो जाता है ना। तो फंड अरेंज करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना, नॉट ए बिग प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग रिसर्च फंड। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट वन, कि ये एक इनअप्रोप्रिएट है साइंटिफिक मेथड की लिमिटेशन से रिलेटेड, ये मतलब एक कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है सारे, है ना। एक एक ऑप्शन देखना है क्यों राइट है क्यों राइट नहीं है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना। इसी प्रकार अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे बिफोर एग्जाम तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे और एक माइंड सेटअप आपका क्रिएट हो जाएगा और उस माइंड सेटअप के साथ एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ट्रू अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुड रिसर्च का कौन सा करेक्टरिस्टिक है, एक को छोड़ के, नोट लिखा हो, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ना, चीज़ें पकड़ना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है, किससे रिलेटेड, करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। तो हमें गुड रिसर्च के जो करेक्टरिस्टिक वो फाइंड आउट करना है। 3 वो गुड रिसर्च के करेक्टरिस्टिक हो गए और जो एक नहीं होगा वो नहीं होगा, वो राइट नहीं होगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखना है ऑप्शन नंबर ए है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये ऑप्शन, ये उसका गुड रिसर्च का करेक्टरिस्टिक होता है कि एक ऑर्डर वे में होती है, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से। एक सिस्टमेटिक जो नर्सिंग रिसर्च होती है वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए अप्लाई की जाती है या कंटिन्यू की जाती है, हम बोल सकते हैं ना। तो वो एक ऑर्डर में और सिस्टमिक वे में होती है। तो ये तो गुड करेक्टरिस्टिक हो गया, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये तो एक अलग से स्टेप होती है कि हम रिसर्च करते हैं किस लिए, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च किया जाता है। तो ये तो एक स्पेसिफिक रिसर्च का एक गुड करेक्टरिस्टिक होगा ना कि हमें फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम को। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो करेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन नंबर डी है क्लियरली डिफाइंड पर्पज, ये भी है ना भाई। हमारे सामने क्लियरली डिफाइंड पर्पज होगा तभी हम प्रॉपर तरीके से आउटकम निकाल पाएंगे, रिजल्ट की तरफ पहुंच पाएंगे ना। तो एक क्लियर डिफाइंड पर्पज हमारे सामने होना चाहिए, उसके बाद में हम रिसर्च करेंगे। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी गुड करेक्टरिस्टिक की बात करें, हमें तो नहीं है, वो फाइंड आउट करना है ना। देखो लाइफ में भी ये होता है कि अगर आपका लाइफ में जाना कहाँ पे, वो एक क्लियर गोल है, आप डिफाइंड पर्पज है, तो आप एक टाइम के साथ साथ उस गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको भी ये क्लियर डिफाइंड पर्पज अपनी लाइफ में सेट करके रखना, जैसे कि अभी नोट सेट एग्जाम के लिए आप सेट करके रखा होगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है कंडक्टेड यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, है ना। मतलब कि एक वापस वही फंड की बात हो गई कि एक बड़े अमाउंट में फ़ंड यूज करेंगे रिसर्च स्टडी करने के लिए। तो ये कोई एक अच्छी बात नहीं है ना। आप रिसर्च कर रहे हैं तो एक लिमिटेशन तक या जो कि जितना फ़ंड आपके पास है उससे अरेंज हो जाए तो बढ़िया बात है ना। कि लार्ज अमाउंट में फ़ंड मैनेज करना थोड़ा टिपिकल्ट हो सकता है। तो ये एक गुड रिसर्च का करेक्टरिस्टिक नहीं है ना, क्योंकि लार्ज अमाउंट की यहाँ पे बात कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। तो ऑप्शन ए राइट नहीं है, उसके पीछे क्या रीज़न है। ऑप्शन सी राइट नहीं है, ऑप्शन डी राइट नहीं, तीनों के पीछे आपके सामने रीज़न है कि क्यों नहीं है। ऑप्शन बी ही क्यों राइट है, इसके लिए भी आपके सामने रीज़न लिखा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे सामने है, द बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम। मतलब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। तो बेसिक रिसर्च एक रिसर्च का एक टाइप होता है ना। रिसर्च के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे 2 मेन क्लासिफिकेशन होता है, अकॉर्डिंग टू अप्रोच एंड सेकंड होता है कि बेस्ड ऑन द पर्पज, है ना। पर्पज के आधार पर 2 प्रकार के डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है बेसिक रिसर्च एंड सेकंड होता है अप्लाइड रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च बेस्ड ऑन द पर्पज होता है। तो बेसिक रिसर्च में एग्जैक्टली होता क्या है कि जब ये रिसर्च करते हैं तो कोई स्पेसिफिक पर्पज़ माइंड में नहीं होता है कि ये पर्पज़ लेते हुए ये हमें करना है ना। मतलब स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता है। और इसमें जो भी डाटा यूज करते हैं या जो रिसर्च इसमें की जाती है उसको इमीडिएटली हम यूज नहीं करते, क्योंकि एक लंबे टाइम तक सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाली रिसर्च होती है जिसे हम बेसिक रिसर्च बोलते हैं, जिसमें जो भी डाटा होता है उसको हम इमीडिएटली एज ए कॉमर्शियल पर्पज़ यूज नहीं कर सकते हैं ना। तो बेसिक रिसर्च का ये फंडा होता है। तो
यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेसिक्स रिसर्च से रिलेटेड क्या एम होता है, मतलब मेन पर्पज पूछना चाह रहा है। अल्टीमेट बात करें तो बेसिक रिसर्च का एम क्या होता है, वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, टू मेक ए डिसीजन, ये डिसीजन बनाती है बट नॉट इमीडिएटली पर्पज में, या नोट कि एग्जैक्टली डिसीजन यही होगा, मतलब ये थ्योरी बेसिस पे रिसर्च चलती है। तो इसका राइट आंसर ए नहीं होगा ना, ये डिसीजन नहीं बनाती, डिसीजन अप्लाइड रिसर्च बनाती है। नेक्स्ट हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप नॉलेज फॉर इमीडिएट यूज, इमीडिएट यूज के लिए नॉलेज डेवलप नहीं करता। हाँ, डेवलप नॉलेज करती है, ये इसका एक बेसिक एम होता है बिल्कुल, लेकिन इमीडिएट यूज के लिए नहीं करते हैं ना, इसलिए ये इसका आंसर नहीं बनेगा, एम नहीं होगा जो किसी ने पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन फॉर न्यू प्रॉब्लम्स, है ना, जो इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई उसके लिए सॉल्यूशन प्रदान करना, तो ये भी इसका एम नहीं है ना, न्यू प्रॉब्लम्स का नहीं है, क्योंकि जो बेसिक रिसर्च होती है वो मेनली जो ऑलरेडी फाइंड आउट होती है प्रॉब्लम से, या ऑलरेडी जो रिसर्च हो रखी है उन्हीं को थ्योरी बेसिस पे, प्रिंसिपल बेसिस पे रिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती है ना, उन्हीं को ही मतलब एक प्रकार से बोलते हैं एक्सपांड करने के लिए, जो नॉलेज है उसको एक प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए बेसिक रिसर्च यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, टू डेवलप और रिफाइन द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, है ना, जो थ्योरीज है बनती है बहुत सारी, जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनते हैं जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, तो वो मेन पर्पज होता है बेसिक रिसर्च का, कि जो भी नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से डेवलप करना, उसको रिफाइन करना, मतलब पहले फाइन नहीं थी तो उसको रिफाइन करना, थ्योरीज़ को, साथ ही प्रिंसिपल जो भी थे ऑलरेडी, है ना, तो ये इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पज ऑफ EBP, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, है ना, मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा पर्पज नहीं है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का ना। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस स्पेसिफिक टाइप की प्रैक्टिस होती है जिसमें एविडेंस को माइंड में रखते हुए स्पेसिफिक प्रैक्टिस की जाती है ना, मतलब एविडेंस आपके सामने है, कुछ ना कुछ कंडीशंस आपके सामने है, उसके बाद में स्पेसिफिक टाइप की प्रैक्टिस की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है, तो उसे हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं ना, रिसर्च को माइंड में रखते हुए। ये चीज़ भी आपको याद रखना, डिटेल से डिस्कस करेंगे जब इसकी थ्योरेटिकल क्लासों में। अभी जस्ट हम MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उतना लिमिटेड ही डिस्कस कर पा रहे हैं। तो कौन सा पर्पज नहीं है इसका ना, तो क्या मतलब है, 3 पर्पज तो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, एक नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ टू इम्प्रूव पेशेंट केयर आउटकम्स, है ना, तो ये तो मतलब एविडेंस बेस्ड है। तो एविडेंस हम क्यों यूज करते हैं, ताकि पेशेंट को एक क्वालिटी ऑफ केयर प्रदान कर सके ना, हाई क्वालिटी केयर हम उसे प्रदान कर सकें, ताकि उसका जो आउटकम है, प्रोग्नोसिस है, वो काफ़ी अच्छा हो जाए पेशेंट का ना। तो ये तो इसका सबसे बेस्ट एम होता है ऑप्शन नंबर ए। तो एम है इसलिए राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा हुआ है ना, चीज़ को माइंड में रखना हो। नेक्स्ट हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी, टू इनरिच द क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, जो क्लिनिकल ट्रेनिंग्स होती है, एक्सपीरियंस होती है, उनको बढ़ाना, उनको एनरिच करना, है ना, उनको समृद्ध करना अगर बोलना चाहिए हम तो ये भी है ना। हम अगर एविडेंस बेस्ड में हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग होगी, हमारे एक्सपीरियंस में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये भी इसका पर्पज होता है, पर्पज है इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी केयर, है ना, ये ए ऑप्शन की तरह ही आ गया ऑप्शन नंबर डी, कि हाई क्वालिटी ऑफ केयर प्रदान करना। तो ये तो इसका स्पेसिफिक पर्पज होता है, इसलिए राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है टू ऑब्टेन मोर रिसर्च फंड्स, है ना, इसका कोई पर्पज नहीं होता है कि मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे आप रिसर्च कर लो, उसके बाद में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लो। तो ये इसका कोई स्पेसिफिक पर्पज यहाँ हम बोल सकते हैं पर्पज है ही नहीं, है ना। इसका मेन पर्पज तो पेशेंट को हाई क्वालिटी केयर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका पर्पज नहीं है, चीज़ पकड़ना है, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट बनेगा, क्योंकि ये पर्पज नहीं है। ए, बी और डी तीनों पर्पज है। क्लियर है, 4 चीज़ें एक साथ क्लियर हो रही है ना। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो भी हमारी कंटिन्यू सीरीज रहेगी, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ जो अदर ऑप्शंस है वो भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द वर्ड रिसर्च इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, है ना, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए जस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये भी आपको माइंड में रखना है ना, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, सब कुछ हमको पता है, लेकिन बेसिक चीज़ नहीं पता, बेसिक नहीं पता है तो काफ़ी जगह मतलब सिलेक्शन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेसिक भी आपको कवर रखना।
तो रिसर्च वर्ड कहाँ से मिला एग्जैक्टली? तो रिसर्च वर्ड आया, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर सी में जो मेंशन कर रखा है ना, रिसर्चियर करके लिखा हुआ कुछ, तो इस वर्ड से ड्राइव किया हुआ रिसर्च वर्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड है ना, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू फाइंड अगेन। टू फाइंड अगेन है ना, मतलब अगेन रिपीट करना, रिसर्च करना। रिसर्च मतलब क्या होता है कि री मतलब क्या, अगेन, और सर्च करना है ना, तो टू फाइंड अगेन इसका मतलब होता है तो वापस से सर्च करना या रिसर्च करना चीज़ को। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए सीरीज में कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।